तो 22 जनवरी के पेपर के लिए हम लेकर के आ चुके हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपके विषय विज्ञान का रहेगा। एंड इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने वाले छात्र अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित है। एंड ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी यहाँ पे आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई, मैंने आपकी इंग्लिश की, गणित की सभी विषयों की तैयारी करवाई थी और इसी तरीके से मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए, तो आपके पेपर में क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए जैसा कि मैंने बताए हैं। एंड इस मॉडल पेपर को आपको दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपको अपने पेपर के पैटर्न का पता चले एंड क्वेश्चन का पता चले कि भाई कि एनसीईआरटी के क्या नए नए क्वेश्चन दे रहा है। देखो तो आप पेपर में अभी देखना यार, पैटर्न क्या क्या दे रहा है, नए नए क्वेश्चन, है ना। और अगर इसी तरीके से बोर्ड में रहा ना भाई, तो मैं कह रहा हूं कि यार परसेंटेज गिर जाएगी। एंड अगर तैयारी अच्छे से नहीं की, अभी टाइम है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा लो एंड तैयारी के लिए तैयार रहो। एंड देखो प्री बोर्ड के बाद तुम एकदम घमासान तैयारी आपकी होने वाली है। देखो तो एक एक करके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड देखो कई सारे बच्चे ना अभी क्या सोचेंगे, यार प्री बोर्ड के कौन से मार्क्स जुड़ते हैं, क्या देखना अच्छी तरीके से, क्या करना कंप्लीट। अरे भाई, प्री बोर्ड के मार्क्स आपकी परसेंटेज को इधर से उधर करके रख देंगे। आप ये मत सोचना कि प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते भाई। अगर आपके प्री बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपके टीचर जो है आपको प्रोजेक्ट में, प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स देंगे। एंड इससे आपकी जो परसेंटेज है ना, उस पे भाई इधर का उधर 19-20 का फर्क मत समझना उसे भाई, वो 19 और 19,000 का फर्क होगा उसमें, समझ के रखो इस चीज को। एंड इस वीडियो को कंप्लीट करके जाना। एंड देखो, मैंने कहा था ना कि मैं 3 वीडियो आपके लिए लाऊंगा, एक वीडियो मैंने डाल दिया है, ये वीडियो पूरा देखो, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना। एंड एक और वीडियो आने वाला है, उसको पूरा देख लेना, का पता वीडियो डल चुका हो तो जाकर के देख लेना। एंड देखो, इसके क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, यह एक सैंपल पेपर है जो कि आपके लिए तैयार किया गया है। एंड देखो, सबसे पहले बता दूं आपको, समय भाई 3 घंटे का मिलेगा भाई, पूर्णांक आपका 75 नंबर का है। देखो, और निर्देश आपके सारे कुछ दिए गए हैं, इन्हें पढ़ करके आप अच्छे से आगे पेपर में बढ़िएगा। एंड सबसे पहले हमारे सही विकल्प के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन को ना भाई बहुत यार इस तरीके से लो कि हम बोर्ड में, भैया हमें इसको लिखना है, बोर्ड में हमारा ये आ रहा है एंड हम उसका आंसर लिख रहे हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को देखो यार, ऐसे मत देखो कि क्वेश्चन यार ये नहीं है इंपोर्टेंट, इसको छोड़ देते हैं, ये सारा पढ़ लेते हैं। नहीं यार, इसके इंपोर्टेंट, अब इसमें इंपोर्टेंट छांटोगे तो यार फिर क्या है। ये देखो, 6 नंबर का आपके यहाँ पे सबसे पहले सही विकल्प आती हैं। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया Fe2O3 + 2AI, आपको दिया गया अभिक्रिया Al2O3 + 2Fe, है ना। ये कौन सी अभिक्रिया है, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन है, या फिर द्विविस्थापन है ना। तो यहाँ पे द्विविस्थापन होना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे धातुओं का जो है विस्थापन हुआ है ना, तत्वों का विस्थापन हुआ, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, टिन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पाइरुवेट के विखंडन में से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया है किस प्रकार की भाई, यह मतलब जिसमें देता है, मतलब वो कौन सा है, जैसे कह लो कि कोशिकांग में देता है, तो वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जल ऊर्जा वगैरह तो कहाँ पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट अपना मस्तिष्क उत्तरदायी भाई सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो भाई सभी को पता है कि उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है, कोष में होते हैं तो बाह्यदल होते हैं, है ना। पराग कोष की बात कह लो सीधी, पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, अंडा से अंडा होते हैं, क्या होता है भाई, तो उपरोक्त सभी होते हैं हमारा, ये सारा कुछ अंडा से अंडा, परागकण, ये सारा कुछ होता है यार वैसे तो, है ना। तो इसका आंसर तो आप उपरोक्त सभी इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोष की बात, अरे यार पराग कोष की बात कर रहा है, यहाँ पर पराग कोष, कोष लिखा है ना। देखो ऐसे नया घुमा करके क्वेश्चन, पराग कण होते हैं कोष में, ठीक है, ये रहेगा आपका पराग कण, ठीक है। चलिए अब देखो, ये मत सोचना कि एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे चल जाएगा, नहीं यार, पूरे बता रहा हूँ, पूरे याद करके जाओ। 6वें नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, भाई ये तो पर्यावरण मित्र बिल्कुल है। कार्य समाप्त हो जाने के बाद लाइन या लाइट या बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, बिल्कुल भाई ये तो करना चाहिए। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना या साइकिल से जाना, तो ये उपरोक्त सभी ये हमारे पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएंगे। ये तीनों एग्री करते हैं इस चीज़ को। और ये रहेगा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको, इसकी पूर्ति करनी है। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान है।
फर्स्ट नंबर कहता है कि संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है। तो संगमरमर की बात कर रहा है CaCO3, सॉरी हाँ CaCO3 है ना, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण खालिस्तान कहलाता है, तो वो विलयन कहलाता है। ये तो आप 9th क्लास से ही रट्टा करके आए हो, मुझे पता है ना, और 12th तक भाई ये काम आने वाला है ना, अगर बायो स्ट्रीम में या मैथ में जाते हो तो। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोजन खालिस्तान कहलाते हैं, तो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? एल्केन। इस चीज को याद कर लो, बिल्कुल से बिठा करके रख दो दिमाग में, एल्केन की संरचना सीख लेना। अगला है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन खालिस्तान कहलाते हैं। अंतःस्रावी तो भाई वो हार्मोन कहलाती हैं, आप सभी को पता है ना, हार्मोन्स, हार्मोन आपको इस यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, तो भाई आइरिस जो होती है ना, कौन? आइरिस, वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। अगला है आपका, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी भाई? तो आधी होती है, आप सभी को पता है ना। दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है ना, मतलब दर्पण की वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी आधी होती है। इस चीज़ को याद रखना, 10 सेंटीमीटर होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि आधी होती है, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे अगले आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब भाई देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भाई बिल्कुल पास में आ चुके हैं। एंड अगर अब नहीं सीरियस होगे तो भाई कब होगे? अब यार सीरियस हो जाओ यार, अब वो टाइम नहीं है कि बाद में कर लेंगे, नहीं यार, अब तो सीरियस होना पड़ेगा। एंड टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए अगर तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना एंड टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य आएंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा, बिल्कुल अभिक्रियाशील होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक एथेन है, तो ये है क्या भाई? ये नहीं है यार, CNG का मुख्य घटक एथेन तो नहीं है, असत्य लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, भाई बिल्कुल सही है, ये कौन गलत कर देगा? ये कौन गलत कर देगा यार, इसको बिल्कुल ट्रू लगाइए। नेक्स्ट है आपका, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला द्वारा जो है नियंत्रित होती हैं। जो अनैच्छिक क्रियाओं की बात कर रहा है देखो, है ना, तो ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है ना, तो इसको आपको सत्य लगा देना है। नेक्स्ट हमारा, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो वोल्ट मीटर, विद्युत धारा वोल्ट मीटर, ठीक है ना, विद्युत धारा वोल्ट, विद्युत धारा अमीटर, अमीटर, ये वोल्ट मीटर गलत है यार, ये तो असत्य है, ठीक है, असत्य लगा दो इसका। नेक्स्ट है आपका, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य रहेगा भाई। अब सबसे कम किसका होता है ये आपको बताना भाई, मैं सारा कुछ थोड़ी बताऊंगा यार, क्या पढ़ रहे हो साल भर से, क्या पढ़ रहे हो, थोड़ा तो बताओ यार। चलिए सही जोड़ियां आ जाती हैं हमारी, टमाटर बड़े मजेदार। देखिए सही जोड़ी मिलाइए, 6 नंबर का है आपका, तो टमाटर में भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पे देखिए इससे सारे ये अम्ल दिया गया आपको, ऑक्जेलिक और एसिटिक। अब है तो इन्हीं में, लेकिन आपको ना कन्फ्यूजन होगा भाई कौन सा पाया जाता है यार, है कौन सा इसमें, है कौन सा भाई? तो ऑक्जेलिक होता है टमाटर में, ठीक है ना, फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे ऑक्जेलिक से मिला देना। नेक्स्ट आपका, सामान्य रक्तदाब क्या होता है भाई? तो ये तो सभी को पता है, ये रहेगा 120 mm और 180 mm, तो ये रहेगा, है ना। अगला है पादप हार्मोन, भाई साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिन, ये साइटोकाइनिन जिब्रेलिन हो गया, ये हमारे पादप हार्मोन होते हैं, तीसरे की जोड़ी है ना। अगर यहाँ पे साइटोकाइनिन की जगह जिब्रेलिन भी लिखा होता है तो आंसर आप यहीं पे लगाते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन है, इस चीज को याद रखना, है ना। एक ऑक्सीजन भी है ना, इनको याद रखना। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, भाई तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? ऑस्टेट होता है, बिल्कुल सही भाई, 4 नंबर की। नेक्स्ट है आपका, आनुवांशिक पदार्थ, ये किसको नहीं पता यार, DNA है ना। और आनुवांशिकी के जनक कौन है? अपने मेंडल भाई, है ना, मेंडल चाचा, ये हमने जनक आनुवांशिकी के। अगला है अपवर्तन, तो अपवर्तन भाई इसकी जोड़ी कहाँ पे मिल जाएगी? स्नेल का नियम, इससे यहाँ पे जोड़ी यहाँ पे आपकी मिल जाएगी 6वें नंबर की। और ये आपका एक एक्स्ट्रा दिया गया था आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन आने के लिए था या। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प के बाद हमारे ये एक शब्द वाक्य के उत्तर आ जाते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। देखो एक एक क्वेश्चन को भाई अच्छी तरीके से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और मैंने कहा ना कि यार बोर्ड के पर्पज से पढ़ो, कि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के लिए, है ना, तो बिल्कुल अच्छे कंठस्थ तरीके से पढ़ते जाओ, है ना। और ये मत सोचो कि यार जल्दी से दूसरा वीडियो पर क्लिक करके उसमें जाते हैं, नहीं यार, ध्यान से देखो, देखना है तो, नहीं तो पढ़ाई छोड़ो अभी, ठीक है। पहले नंबर का प्रश्न है आपका, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यार ये तो अपना ब्रंजक चूर्ण है लग रहा है ना, तो इसका नाम क्या है? ब्रंजक चूर्ण। खाए हो ना चूर्ण, जेठालाल वाला, वो जेठालाल खाता है ना, ब्रंजक चूर्ण, ये रहेगा। रुधिर, ये वो खाने वाला नहीं है। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, है ना, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है भाई? प्लेट में लेट, इसको याद रखना, प्लेट में लेट, है ना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाती है ना, रक्त का थक्का बनाना इसका
थक्का बनाना, इस तरीके से लिख देना, रक्त का थक्का बनाना इसका प्रमुख एक कार्य होता है। अगला है वंशाकर लक्षण का एक एक उदाहरण लिखिए। तो नेत्र रंग हो गया है ना, मानवों लिख देना यार, मानवों में आँखों का रंग कह सकते हैं, या नेत्र रंग लिख देना थोड़ा अच्छी सी भाषा में। आँखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, कोई एक का लिखना है आपको, तो मैंने तो दो बता दिए, बालों के रंग हो गए है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई एक लिख देना, आंखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है। अगला है विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है ना। विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा रहता है, फिलामेंट जिसे कहते हैं, वो कौन सी धातु का, टंगस्टन का बना रहता है ना, टंगस्टन। ये आंसर याद रखना इसका, टंगस्टन एक धातु होती है जिसका वो फिलामेंट बना रहता है ना। अगला है आपका विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। भाई फ्यूज लगा रहता है ना, अब तो फ्यूज का उपयोग बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, एंड इसका यूज़ तो हमारे घरों में भी किया जाता है ना। कभी भी आए अगर कि हमारे घरों में है ना, घरों में जाने वाली विद्युत धारा में लघुपतन या अतिभार से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का, तो फ्यूज का है ना, इसको याद रखना। लेंस सूत्र भाई ये किसको नहीं पता आपको, ये तो आप सभी को पता होगा। तो ये आपका देखिए, इस तरीके से आप लेंस सूत्र को यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये यू भी बना है आपका अपॉन यू प्लस भी, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड आपका वन बाई यू और 1/v इक्वल 1/f, इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेंस सूत्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कमर तोड़ मेहनत हो जाती है यार आप लोगों को वीडियो लाने में, तो लाइक जरूर से कर दिया करो यार थोड़ा सा। 6वें नंबर का प्रश्न कहता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे भाई, कैसे करोगे। अथवा में कहता है कि 4 बैलेन ए बी सी दिए गए हैं, प्रबल क्षार है, उदासीन है, अम्ल क्षार है, दुर्बल क्षार है। तो आपको इसमें थोड़ा सा आपको कहेगा वो पीएच पैमाना जो होता है ना, उसका ज्ञान होना चाहिए, तब इनके आंसर दे पाओगे, है ना। और चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखिएगा अथवा वाले का, ये अथवा वाले का आंसर बता रहा हूँ मैं। अथवा वाले का आंसर आपकी स्क्रीन पर रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर प्रबल क्षार है, तो बी, है ना। ये जो बी है, ये देखो प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है। चूंकि इस तरीके से आपको इसका आंसर पूरा कंप्लीट कर देना है। ए बी सी डी चारों आपको दिए गए हैं, प्रबल अम्ल है, उदासीन है, दुर्बल क्षार है, डी। इस तरीके से आपने कंप्लीट करें, क्योंकि देखो पीएच पैमान के आधार पर दोगे तो आप इसका यहाँ पे जो है कारण भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, देखो इसका आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं किसी एक का बताते जाऊंगा, दोनों का बताना है। चलिए देखते हैं, जिसका भी हो जाएगा तो कर लेंगे। अगला है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए। अथवा में कहता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसको तो कंप्लीट करके ही जाना है। देखो उदासीनीकरण को देख लेते हैं। क्या होता है कि जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। तो उदासीनीकरण कहते हैं, देखो अम्ल और क्षार मिलेंगे और लवण बनेगा और जल बनेगा, तो क्या होगा, उदासीनीकरण होगा। और ये इसका उदाहरण दिया गया आपको, है ना, NaOH + HCl, ये दोनों मिले अम्ल, और ये यहाँ पे अम्ल मिला, ये क्षार मिला, और इससे क्या, ये नमक बन गया लवण, और ये जल बन गया, ठीक है। ये रहेगी अभिक्रिया। बेकिंग सोडे का सूत्र कर लेना भाई, इसको याद कर लेना जरूर से, है ना। अगला आ जाता है एथेनोइक अम्ल एवं ब्रोमोपेंटेन की संरचना बनाइए भाई, है ना। एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन की, तो एथेनोइक की तो आपको इस तरीके से बना लेनी है। देखो ये रहेगी एथेनोइक एसिड की संरचना, ये आपके सामने दी गई है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे संरचनात्मक कह सकते हैं, बना सकते हैं, और ये इसकी संरचनात्मक संरचना रहेगी। अगला आपको ब्रोमोपेंटेन की बनानी थी, तो ये ब्रोमोपेंटेन की भी दी गई है यार, दोनों का साथ में नहीं, मजा नहीं आ गया यार, इसका ले लो ब्रोमोपेंटेन को, ठीक है। ये रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी करते चलते हैं। O2CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट कर लेना, है ना। मेथेन की और ऑक्सीजन की बनानी है आपको, तो इसे कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। मैं एक एक का बताते चलता हूँ, ठीक है ना। और पिछला वीडियो आपको जरूर से जाकर के देखना है, जरूर से यार, उसको स्किप मत कर देना। देखो आपके सामने अपमार्जक और साबुन में अंतर दिया गया है, देख सकते हैं 3 अंतर दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। होता है ये कंप्लीट। अगला है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, 2 पादा हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। भाई तो एक तो वही साइटो हो जाता है, साइटोकाइनिन, और दूसरा जिबरेलिन हो जाएगा, और एक और होता है अपना ऑक्सिन, मैंने बताया था, है ना, ऑक्सिन। ये अब इनके बारे में देख लो, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन आपको दिए गए हैं दोनों यहाँ पे। यह छोटे आकार की प्रजातियों के तने की वृद्धि करता है, बीज रहित फलों के निर्माण में सहायता देता है ना, तो इसको कंप्लीट कर सकते हो यार। और अपने जानकारी टीच को भूल मत जाना यार, है ना। ये रहेगा आपके सामने 10 का उत्तर। अगला में कहता है कि मधुमेह के रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है। मधुमेह डायबिटीज़, है ना, मधुमेह है यानी कि मधु से मेह है, इसको भाई इंसुलिन का इंजेक्शन जो होता है वो भाई सहायता करता है इसको, जो ग्रंथि होती है उसको
कम करने में, क्योंकि उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी तो ये यहाँ पे मधुमेह नहीं होगा। आ जाता है हमारा, इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। एंड विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है ये आपको बताना था। अथवा में कहता है कि कायक प्रवर्धन क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। देखिए तो चलिए हम 11 के अथवा वाले का उत्तर, इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। बहुखंडन और विखंडन, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुखंडन क्या, विखंडन क्या होता है, जब एक कोशिका 2 में बट जाए तो ये विखंडन है। और जब बहुखंडन क्या होता है, जब एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में बट जाए, है ना, एक ही है ये बहुत सारी कोशिकाओं में बढ़ रही है यार, एक ही टूटे जा रही बहुत में बढ़ गई, तो ये बहुखंडन हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट है। कायिक प्रवर्धन भाई क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये रहेगा आपके सामने। प्रजनन की व्यवधि जिसमें पौधा के कुछ भाग जड़ तना पत्ती हो गया है जैसे, है ना, इसमें क्या किया जाए, विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और यहाँ पे इसके गुण दिए गए हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये 4 गुण हैं। ठीक है, इनको कंप्लीट कर लेना। गुण शक्कर नहीं कह रहा हूँ, गुण लाभ। विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाली किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है ना, मतलब यार अब जो चीज़ है ऐसी कि कम मात्रा में है तो यार उसका जो है अस्तित्व क्यों नहीं बढ़ेगा, मतलब उसकी मांग क्यों नहीं बढ़ेगी। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज की अस्तित्व की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह स्पीशीज स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाता है। इसको कंप्लीट कर लेना, ये रहेगा आपके 12 का उत्तर। अगला आ जाता है आपका अथवा में दिया गया, एक अध्ययन से पता चलता है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी और अप्रभावी है। इसके उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसको भी कंप्लीट कर लेना भाई। एंड इसका आंसर यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब अगले क्वेश्चन का 13 का आंसर आपको वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, है ना, ये रहेगा। देखो है ना, तो तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों भाई, है ना। तो झुकेगी यार, क्यों नहीं झुकेगी, ये झुक जाती है। देखो तिरछी प्रवेश करती प्रकाश किरण जब जल में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए यह इसलिए होता है क्योंकि वायु विरल और जल सघन माध्यम में होता है ना। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय। अब भाई तो अभिप्राय तो अपन को याद कर लेना है। एंड देखो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई और उस चालक की मोटाई पर निर्भर करता है। और कई सारे जो है चालक की प्रकृति हो गई है ना, तो ये इस पर भी निर्भर करता है। इस तरीके से आप इसको आंसर में लिख दीजिएगा, ये रहेगा आपका 14 का आंसर। ठीक है ना भाई, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले 4 अवयवों के नाम लेकर प्रतीक बनाइए भाई, है ना। तो ये आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये प्रतिरोध आपका हो जाता है ना, प्रतिरोध, और आपको 4 बना लेना है। देखो इस तरीके से ये कर सकते हैं, ये कुंजी हमारी हो जाती है, क्या कुंजी भाई। और भी आप 2-4 बना लीजिएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखे भाई। तो चलिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आंसर दिया गया है, इसको समझिए आप यहाँ पे, तो आप इसे आसानी से लिख दोगे, है ना। इसको समझ गए ना, इसको लिख दोगे, इसको ठीक है। ये देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ये जो तर्जनी है ये अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए। अब वाम हस्त का है तो बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस तरीके से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यहाँ पे देख सकते हो जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत कर रही है, तो जो अंगूठा है बल या गति की ओर संकेत कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना, तो धारा की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मैक्सवेल का कॉर्क की स्क्रू नियम लिखिए, इसको कंप्लीट कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख आपको खींचना है। तो आपको आरेख भाई कुछ नहीं खींचना है, खाली तीर कमान बनाने हैं। देखो यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो इसे, देखो एक समान की बात करी जाए, एक समान तो यही ना होगा। देखो इस तरीके से आपको लाइंस खींच देनी है, जैसा कि यहाँ पे आपको क्षेत्रों में बता दिया गया। ठीक है, आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, है ना। तो ये आपका रहेगा 16 के अथवा का आंसर। देखिए इस तरीके से, है ना, एक एन हो जाता है हमारा, है ना, एन पोल हो जाता है, ये आपको साउथ पोल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बना दीजिएगा। एंड इसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से ऐसी ऐसी घूमती हैं, मतलब घूमती नहीं है, साउथ से नॉर्थ की हो जाती हैं इस तरीके से, है ना, ऐसी ऐसी देखो इसी तरह भाग रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूषी स्तर क्या है। ये एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें पूषी स्तर लिखिए भाई। तो ये रहेगा आपके सामने, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण या स्तरों को पूषी स्तर कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण जैसे घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया भाई, है ना। और प्रथम पूषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। द्वितीय पूषी स्तर हिरण है, यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तृतीय पूषी स्तर भाई शेर दादा हैं जो कि मांसाहारी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, उदाहरण लिखिए भाई।
तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यहाँ पे आंसर तो इसका नहीं है, लेकिन इसका आंसर आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए 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 भाई, अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। भाई आंसर देखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं। उभयधर्मी मतलब अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकार के धर्म निभा रहे हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड हो गए। और इसका उदाहरण आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के अकॉर्डिंग समझाया गया है, तो ये आपका यहाँ पे उदाहरण रहेगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड मेनली इसके उदाहरण, इतना छोड़िए यार, ये दोनों याद रखिए नेम, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु क्या है, कोई दो मिश्र धातु के नाम एवं संगठन लिखिए। संगठन मतलब वो कैसे बनी है भाई, उनके नाम और संगठन आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। मिश्र धातु भाई दो या दो से अधिक धातुओं मिलकर के एक धातु बना, उसे मिश्र धातु कह सकते हैं। एंड आप इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में मुकुलन। भाई ये वर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से एक बात याद हो जाती है कि हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, इस चीज़ को याद कर लेना है ना। आपका दिया गया यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मुकुलन होता है हाइड्रा में, ये रहेगा इसका डायग्राम। ये यहाँ पे बडिंग होती है, देखो एक नई कलिका निकल आई, फिर उसके नया बिल्कुल ये दूसरा उससे बाहर चला गया, ये बन गया और ये नया पौधा खड़ा हो गया। ये रहेगा इसका थोड़ा थ्योरी, कंप्लीट कर लेना। अथवा में कहता है कि पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र ये रहेगा आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, स्त्री केसर। मेनली दो पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है हमारा पुंकेसर, एक होता है हमारा स्त्री केसर, है ना। इसको कंप्लीट कर लेना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आता है क्वेश्चन भाई, है ना। ये बाह्य दलपुंज, दलपुंज वगैरह। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा में कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, भाई क्यों लौंकते हो। चलिए सबसे पहले तो अखियाँ देख लेते हैं। आपके सामने दिया गया है मानव नेत्र का नामांकित चित्र, इसे नहीं देखना है भाई, इसे देखना है, इसे बनाना है क्योंकि पेपर में, है ना। ये नहीं बनाना, नहीं तो आप चीटिंग कर दोगे, किसी के बगल से आँख देख करके लिख दोगे, है ना। ये बनाओ भाई, भीतर उखाड़ के देखोगे क्या, ये बनाओ। देखो आपके सामने पूरा का पूरा दिया गया है, दृष्टिपटल, रेटिना वगैरह, हमारा आंखों की नसें हो गई जो भी पाई जाती है ना, शीशा हो गया, आँख की पुतली, नेत्र पटल हो गया, ये सारा कुछ जो जो पाया जाता है बना देना। इसे भी देख सकते हो, थोड़ा मन भर लो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रियाएं, इनको कंप्लीट कर लेना। और देखो भाई, मैं इनका आंसर आपको, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे तो भाई टिमटिमाने दो जरा, इसका भी तो देखना था, मैं तो साधा आगे चला गया था। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में विभिन्न परतों से पार करना पड़ता है, और वायुमंडल का वर्धनांक जो है बदलते रहता है भाई, है ना। उसका ना बहुत बड़ा आदत खराब है, बदलते रहता है, इसलिए तारे जो है चमक 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 दिखाई देते हैं ना। और कोई विदाउट साइंस वाला पूछे ना तो कह देना कि वो तुम्हारे दादाजी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे भाई। तो ये देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, अब समीकरण लिखना है भाई, सारा कुछ दिया गया है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आपको देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम और जल, और ये सोडियम क्या हो जाएगा हमारा Na और H2O बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर बना। ये अभिक्रिया ये आप कर लेना। अथवा में क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो इन दोनों को मैंने आपको डिटेल में समझा के रखा है भाई, इसका कोई मुझसे कह नहीं सकता कि ये पेपर में नहीं बनेगा भाई। कैसे नहीं बनेगा, तुम मैं डंडा मारूंगा मैं यहाँ करके। देखो ऊष्मा क्षेपी क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह होती है जहां पर देखो अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, और यहाँ पे उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा शोषित होती है ना, तो वो कहलाती है आपकी ऊष्मा क्षेपी। दोनों में अंतर याद रखना, परिभाषा याद रखना, उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। ये रहेगी आपकी ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है, समझा दिया है ना, दोनों का स्क्रीनशॉट कर लो, एक दो बार पढ़ लेना। और उदाहरण रहेगा आपका, देखो जैसे एक श्वसन भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को, तो उसका समीकरण भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप दोनों को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, कंप्लीट है। ऊष्मा क्षेपी के दो दिए गए हैं, ऊष्मा शोषी का एक उदाहरण। ठीक है, अगला है धमनी एवं स्रा में कोई चार अंतर लिखे भाई, धमनी और स्रा में, है ना। और ये ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में भी पूछा गया है ना, वायबी अबाबी, ऑक्सी शोषी, अनॉक्सी एक ही चीज़ है। देख सकते हो यहाँ पे धमनी और स्रा में, धमनियों की भित्ति लचीली होती है और स्रा की भित्ति पतली लचीली होती है, इसकी मोटी होती है, ये लचीली होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देता है भाई, ये लाल दिखाई देता है। इसमें CO2 की उपस्थिति होती है भाई, क्योंकि इनमें अशुद्ध रक्त बहता है ना। देखो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, इसमें कपाट पाए जाते हैं। एक ये भी लिख देना, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि इसमें CO2 है इसलिए अशुद्ध कह रहे हैं, वैसे तो है तो वो अपने काम का ही। और धमनी में रक्त रोको रोको करके अधिक दाब से संग्रहित होता है भाई। ये क्या हो गया, खराब तो नहीं हो रहा,
ये धमनी में रक्त रुक रुक रखे अधिक दाब से संवहित होता है। धमनी की जो गुहा होती है वो सक्रिय होती है, इसकी चौड़ी होती है ना, भले ये मोटा है लेकिन ये चौड़ी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है वायवीय अवायवीय में अंतर। आप सभी को यहाँ पे देखना चाहो तो ये देख सकते हो, ये आंसर आपके सामने रहेगा। वायवीय देखो तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसका क्या है, अंतिम उत्पाद CO2 जल ऊर्जा है, इसका अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है, यही इसलिए तो ये देखो CO2 यार, है ना। इसमें बाद में जो है क्या कहें कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें तो यार हो ही रहा है, वो ही चल रहा है। ये रहेगा आपके सामने अंतर, 5 अंतर, ये 3-4 कर लेना। अगला है आयताकार कांच के गुटके से आप बर्तन का आरेख खींचिए और आप बर्तन के नियम लिखिए भाई। अथवा में क्वेश्चन दिए गए, चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ओ भाई, आयताकार कांच के गुटके वाला क्वेश्चन ना लंबा चौड़ा है। देखो ये रहेगा आपके सामने आंसर इसका, ये पार्श्व विस्थापन के बारे में यहाँ पे समझा गया है एंड इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएगा। इसे बना देंगे ना तो भाई आधे नंबर तो टीचर आपको सीधे दे देंगे भाई कि ले बच्चे पकड़, है ना। ये रहेगा आपके सामने, इसको अच्छी तरीके से 1-2 बार बना लेना एंड कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखिए और अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एंड देखो लेंस की क्षमता भाई होती क्या है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो सकती है, तो वो लेंस की क्षमता। और इसका मात्रक जो है डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल D द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ये रहेगा आपके सामने पूरा आंसर। एंड अब देख सकते हो आप यहाँ पे अवतल दर्पण के 2 उपयोग भाई। अवतल दर्पण तो दाढ़ी बनाते समय इसका उपयोग करते हैं। नाक, कान व गले की जांच करने में डॉक्टरों द्वारा, है ना, जो कहें कि जो डॉक्टर होते हैं तो वो इनका यूज़ करते हैं अवतल दर्पणों का, ठीक है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना चैनल है, कहीं बाहर नहीं जाना है अपन को। और बोर्ड की तैयारी के लिए जुड़े रहना तो अच्छी बात है। टेलीग्राम की लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, जा करके क्लिक करो और धावा बोल दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।